नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव पर। मेरे साथ एक बार फिर रजनीश सर जुड़ चुके हैं। आरजेडी के सैनिक प्रकोष्ठ के हैं ये। और देखिए, इस वक्त देश भर में जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, विरोधियों के खिलाफ में, पाकिस्तानियों के खिलाफ में, आतंकवादियों के खिलाफ में, बीते 22 तारीख को पहलगाम में जो घटना घटी है, इससे पूरा देश आहत है। नरेंद्र मोदी ने कल मधुबनी से अपने जो भाषण थे, उस भाषण में इस बात का चर्चा भी किया है। उन्होंने सिंधु जो नदी है, इस नदी पर जिस तरीके से पानी है जो उसे रोक दिया है, पाकिस्तानियों तक पहुंचने नहीं दिया है। तो चर्चा ये है कि क्या पानी रोक देने से ही एकमात्र सॉल्यूशन हो जाएगा, या फिर देश कुछ और चाहता है, प्लानिंग क्या कुछ और चल रही है। चलिए, इस पर विशेष चर्चा करने के लिए रजनीश सर के पास सीधे चलते हैं। रजनीश सर, पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ, नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा कदम उठाया कि भाई पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दें, पाकिस्तानियों को वापस उनके देश भेज दिया जाए। भारत में अगर है तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या ये एकमात्र सॉल्यूशन है? आप तो चूंकि सर सैनिक से भी आते हैं, सर आप सैनिक प्रकोष्ठ से भी आते हैं, क्या कहिएगा इस पूरे प्रकरण पर? नहीं, प्रधानमंत्री साहब ने जो किया है वो पूरे देश के गुस्से का इजहार है। और प्रधानमंत्री कितना क्रोधित थे और विचलित थे वो आपने कल मधुबनी की सभा में भी देखा है, झंझारपुर में, कि वो हिंदी बोलते बोलते अंग्रेजी में बोलने लगे। और उन्होंने पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया को चेतावनी दी कि भारत किसी कीमत पे इस आतंकवादी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा और करने वाले, कराने वाले, इसकी योजना बनाने वाले सबको मिट्टी में मिला देगा। उन्होंने साफ कहा कि those terrorists having little land, they will be made to the dust and let them be in any part of the world, they will be punished severely। वो केवल कश्मीरी टेररिस्टों को ही चेतावनी नहीं दिया है, उन्होंने पाकिस्तान के जो उनके आका है, और साफ साफ वो जनरल मुनीर को बोल रहे थे, जिसने 3 दिन पहले भाषण दिया था कि भारत और पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान दो अलग देश है और पाकिस्तान कश्मीर को कहीं नहीं भूलेगा। तो उन्होंने जो स्पष्ट चेतावनी दी है, और ये बात हम विरोधी लोग भी जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में मोदी की चेतावनी की 100% गारंटी है, क्योंकि 2 बार पहले भी उन्होंने दिखाया है। तो पाकिस्तान को तो सजा देंगे ही देंगे, लेकिन जहां तक सिंधु जल की बात है, उन्होंने वीसा रद्द कर दिया, सही किया। और पाकिस्तानी हाई कमीशन का साइज छोटा कर दिया। छोटा साइज नहीं करना चाहिए था, पाकिस्तानी हाई कमीशन को बंद करना चाहिए था। पाकिस्तानी हाई कमीशन ही वहां पर बैठ के कश्मीर के नेताओं को, जो हुर्रियत के नेता है, वो उनसे आते हैं, मिलते हैं, उनके साथ चाय पार्टी करते हैं। और वही तो पाकिस्तानी हाई कमीशन जो नई दिल्ली में, वही तो सारे टेररिस्ट षड्यंत्र का सूत्रधार होता है। उसको तो पूरा तरह से 100% इनको बैन करना चाहिए था। बाघा बॉर्डर इन्होंने बैन किया है, तो बाघा बॉर्डर से अफगानिस्तान में भी माल जाता है। अब भारत उसके लिए क्या करेगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन पूरा देश गुस्से में है। गली गली हर आदमी यही बात कर रहा है कि ये पाकिस्तान छोटा सा देश भारत को ललकार रहा, बार बार इसको उकसा रहा और हमले कर रहा है। पहले तो आर्मी पर हमला करता था, पुलवामा हुआ, पहले भी आपने देखा उरी अटैक हुआ। अब नहीं कोई मिला है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा को काफी चाक चौबंद किया है मोदी साहब ने। तो अब निर्दोष निरीह टूरिस्टों पर अटैक किया है इन्होंने। तो मुझे तो लगता है इंटेलिजेंस फेल्योर है। और जहां तक सिंधु जल का जो आपने कहा है कि सिंधु नदी के पानी को रोक दिया है, अभी यह है एक नीतिगत फैसला। अभी भारत ने उस पानी को रोकने का कोई कैपेसिटी नहीं है इंडिया के पास। सिंधु नदी लेह के बाद बाल्टिस्तान होते हुए पाकिस्तान जाती है, तो भारत के पास लेह से पहले या चेनाब नदी पर 2 जगह डैम बनाने के लिए और हाइड्रो पावर टैपिंग के लिए बहुत बड़ा एक माने अपॉर्चुनिटी भी है, और इसके लिए बहुत पैसा लगा के डैम वैम बनाना होगा। अभी भारत के पास कोई क्षमता है नहीं वह पानी को रोके।
क्योंकि डैम है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो तत्काल तो पाकिस्तान को कोई उसका असर नहीं होगा। लेकिन जैसा कि पाकिस्तान ने कहा है युद्ध जैसा है, और मोदी जी का रिजॉल्व आप जानते हैं, अगर मोदी जी ने बना लिया कहीं डैम, फैसला ले लिया, जैसे एक बार वाजपेयी जी ने बगलिहार डैम बनवा ही दिया नीलम नदी पे, तो उससे पाकिस्तान डरा हुआ है। अगर यहाँ चिनाब नदी पर और सिंधु नदी के पानी को इंडिया डाइवर्ट कर दिया तो तब पाकिस्तान को असली मजा चख जाएगा। लेकिन अगर आज प्रधानमंत्री शुरू करते हैं तो एक डैम बनने में कितना समय लगता है आप भी समझते हैं, देश की जनता भी समझती है। तत्काल असर कुछ नहीं होगा सिंधु नदी के पानी रोकने से, तो सर आपके पास रोकने की क्षमता ही नहीं। सर तो क्या करना चाहिए, सीधे सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 शुरू कर देना चाहिए? नहीं नहीं, ये देखिए, सर्जिकल, पाकिस्तान एक देश है, उसके पास एक सेना है, और उस पर क्या अटैक करना है, 2 बार आपने सर्जिकल स्ट्राइक करके देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। आपको है कोई और बीमारी और आप सर दर्द होता है तो सर दर्द का दवाई खा लेते हैं, पेट दर्द का खा लेते हैं, असली बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। यह पाकिस्तान नहीं है। जनरल मुनीर ने साफ कहा, उससे पहले भी मुनीर ने कहा था, अल्लाह हैज क्रिएटेड ओनली 2 स्टेट, वन स्टेट इन मदीना एंड अनदर स्टेट पाकिस्तान। मीन्स वह अपने को इस्लामिक इंस्टीट्यूशन के रूप में देखता है। वह देखता है कि इस्लाम ने जो जिहाद का ऐलान किया है, जिहाद का ऐलान मतलब जो मुस्लिम नहीं है उसको मार काट करके उसके सत्ता को हथिया लो। वो जो 3 ऑप्शन देता है, या तो आप हमारी बात मान लो, मुसलमान हो जाओ, नहीं तो आप जजिया दो, नहीं तो हम आपका वध कर देंगे, आपके औरतों और बच्चों को हम अपना दास बना लेंगे। यही अवधारणा है पाकिस्तान को। यह बाबर जब भारत में आया तो 1 लाख लोगों को मार के उस पर बैठ के अपने को गाजी का उपाधि लिया था। तो गुरु नानक देव पहला संत थे जिन्होंने विरोध किया था। तो यह आप समझिए कि यह मोहम्मद गोरी और गजनी की तरह बैठा हुआ है यह पाकिस्तान। भारत के पास एक ही ऑप्शन है कि आप पाकिस्तान को नष्ट करें। भारत का इतिहास ही नहीं है कभी भारतीय, इस भारत को भारत का उपमहाद्वीप कहा जाता है, इंडियन सब कंटिनेंट। यहाँ पर जैसे एक राज्य में 2 राजा नहीं होता है, एक फौज में 2 फौजदार नहीं होता है, भारतीय उपमहाद्वीप में कभी 2 सत्ता नहीं रही है, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे इंडियन किंग हो, चाहे मुस्लिम ऑक्यूपेशन हो। हम अंग्रेज और मुसलमान शासन को भारतीय शासक मानते नहीं, हम इन्हें विदेशी शासन कहते हैं। लेकिन भारत कभी विभाजित नहीं रहा। या तो भारत को, पाकिस्तान को खत्म करना होगा, नहीं तो खत्म होगा। आप पाकिस्तान को देखिए, वह कराची पोर्ट का नाम रखा अब्दुल बिन कासिम पोर्ट, जो भारत पे पहला हमला किया। वो अपने मिसाइल का नाम रखता है बाबर, जो बाबर की अत्याचार की कहानी आज के लोग भूल गए हैं। 75 साल का ही देश स्वतंत्र हुआ है, फिर जब गुलाम होंगे तो सबको दिन रात नानी याद आ जाएगी भारत के लोगों को। वैसे देश तो, जनता तो सब दिन राष्ट्रभक्त रही है, लेकिन नेता फैसला ले। पाकिस्तान के मिसाइल का नाम है बाबर, अब्दाली, गजनी, जिसने भारत पे असीमित नृशंसता, क्रूरता, जो मानव सभ्यता में नीचतम एक्शन कहा जाता, सब किया है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कौन है। वो परमाणु बम बना रखा है। पाकिस्तान के जनरल पहले भी कहे, मैं एक बार दिखाऊं, पाकिस्तानी जनरल कह रहे थे, इंडिया इज लार्ज इन साइज लेकिन इट इज इजी टू कट देम एंड कैप्चर देम। भारत एक बड़ा देश है, लेकिन वो कहता है कि इसको छोटा छोटा टुकड़ा करके और भारत को कब्जा कर लेना आसान है। जैसे कि हमने पाकिस्तान ये सर बार बार धमकी दे रहा है, परमाणु का हमले की धमकी बार बार दे रहा है। क्या सच में अगर पाकिस्तान ने परमाणु हमला कर दिया तो, या फिर कुछ और हो सकता है? क्या करेगा पाकिस्तान भी? देखिए, ये बात सत्य है कि वो, माने उसके नेताओं की मानसिकता देखिए। उसके नेता अपने लोग को कहते ही हैं कि ये भारत है जिसमें जीवन की प्राणदायिनी सभी संपदा है, धरती का स्वर्ग यही है, इसको कैप्चर करो, यही तुम्हारे लिए अल्लाह का संदेश है, इसलिए मारो, काटो, उनकी औरतों का कैप्चर करो। ये सारे प्रलोभन वो अपनी सेना को देता है। आप एकदम स्पष्ट समझ जाइए, वो दृढ़ निश्चय है भारत को तोड़ने के लिए, और इसलिए भारत पे है कि अब भारत उसको तोड़ दे। भारत के राजनेता युद्ध लड़ने का मादा दिखाए।
जैसे इंदिरा गांधी ने दिखाया। 1 साल लिया इंदिरा जी ने, अप्रैल महीने से प्रिपरेशन शुरू हुआ था और दिसंबर में जाके जनरल मानेकशॉ साहब ने बांग्लादेश में लड़ाई शुरू की और बांग्लादेश को अलग कर दिया। और उस लड़ाई में जो 90,000 पाकिस्तानी फौजों ने सरेंडर किया था, उससे पाकिस्तानी सेना का मनोबल ऐसा टूटा जो 35 साल तक उन्होंने लड़ाई की हिम्मत नहीं की। फिर जो ये नया जनरेशन आया, उसको ऐसे ही सिखाने की जरूरत है। तो भारत के साथ पाकिस्तान का एक युद्ध अनिवार्य है। इस युद्ध में पाकिस्तान का एटम बम हमें छीन लेना है। एटम बम उसके पास है, हमारे पास भी है, लेकिन अभी तक टिल टुडे पाकिस्तान के पास सेकेंड लेयर अटैक फैसिलिटी नहीं है। सेकेंड लेयर अटैक फैसिलिटी क्या होता है कि अभी वह धरती से हमला कर सकता है परमाणु बम से, मतलब उसके जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वो कश्मीर के बगल में ही कहूटा टाउन में है, या उसने अपने परमाणु बम पेशावर जो एयरफोर्स हेडक्वार्टर है वहां उसने रखे हैं, जो हवाई जहाज तो डिलीवर कर सकता है। लेकिन भारत ने अगर उसके ग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी को अटैक करके फिनिश कर दिया तो उसकी परमाणु क्षमता नष्ट हो जाएगी। लेकिन वह लगातार इस कोशिश में है कि सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर हासिल करना। सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर क्या है कि आप एक बार ग्राउंड पे उसके परमाणु क्षमता नष्ट कर दिए, वह पानी से अटैक कर सकता है, न्यूक्लियर नेवी से कर सकता है और दूसरे मीन्स से कर सकता है। तो अभी समय है, मैं ये नहीं कर रहा हूं आज ही प्रधानमंत्री हमला करे। प्रधानमंत्री एक नीतिगत फैसला करे कि पाकिस्तान को हमें नहीं रहने देना। पाकिस्तान क्यों रहेगा? आखिर पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस का बेसिक थ्योरी क्या है? यह भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं। यह बांग्लादेश क्यों रहेगा? बांग्लादेश से ज्यादा आबादी पश्चिम बंगाल में। हमारा ही राष्ट्र का धर्म के नाम पर विभाजन है। जब भारत के मुसलमान राष्ट्र के साथ है, जब भारत के मुसलमान चाहते राष्ट्रीय एकीकरण हो, तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश है क्यों? इसको हमला करके आर्थिक रूप से मोदी साहब ने पाकिस्तान का दिवालिया निकाल ही दिया है। आज पाकिस्तान का दुनिया में कोई दोस्त नहीं है। अमेरिका चीन में व्यापारिक युद्ध चल रहा है। वही मैं पूछ रहा था कि सर अगर मान लीजिए पाकिस्तान आज युद्ध करता है भारत से, तो क्या चाइना उसका सपोर्ट करेगा? क्या आर्म्स जो है वो चाइना सप्लाई करेगा पाकिस्तान को? क्योंकि एक युद्ध तो चल रहा है आर्थिक रूप से, तो पाकिस्तान उधर चाइना को भी सरेंडर करेगा आर्म्स लेने के लिए? चाइनीज आर्म्स का ज्यादा खेल नहीं होगा इस लड़ाई में। चाइना तो उसको आर्म्स दिया ही है। पाकिस्तानी सेना के पास जो आर्म्स है वो सारे चाइनीज आर्म्स ही हैं। मेन गुल खिलाएगा अमेरिकन जो एयरक्राफ्ट F-16। अब लड़ाई में अमेरिका का क्या रुख होगा? क्योंकि अभी थोड़ा दिन पहले ही $400 बिलियन का अमेरिका ने $1 मिलियन का उसको मिलिट्री सप्लाई जारी कर दिया, जिसमें F-16 का रख रखाव है और जो मिसाइल्स है। तो चाइनीज करेगा उससे कोई, ये डिपेंड करेगा इंडिया के डिप्लोमेटिक दांत पे कि जैसे 71 में भारत ने रूस के साथ संधि कर ली, उसके डर से चाइना एक गोली तक नहीं चला पाया बॉर्डर पे। पाकिस्तान बाप बाप चिल्लाते रह गया, लेकिन रूस ने चीन को साफ धमकी दिया था कि इफ ए सिंगल चाइनीज सोल्जर विल क्रॉस द बॉर्डर आई विल वाइप यू आउट। व्लादिवोस्टॉक के माने पूर्वी चीन में कहा था कि अगर एक भी चीनी सैनिक गोली चलाया तो मैं पूरे चीन को ही साफ करूं। तो ऐसी धमकी सुनिश्चित करना भारत के विदेश मंत्रालय का काम है। यह एक कोऑर्डिनेटेड रिपोर्ट होगा। आर्थिक, विदेश नीति, मिलिट्री सिनर्जी, सारे आर्म्स अम्युनिशन, फिर आज नीतिगत फैसला हो, 2 साल बाद हमला होगा। लेकिन प्रधानमंत्री यह एक नीतिगत फैसला ले इंदिरा जी के तरह कि नहीं, पाकिस्तान का परमाणु बम छीन ले, फिर समझौता हो कि भारत का वो जो गिलगिट बाल्टिस्तान है भारत को दे दे वापस, मुजफ्फराबाद दे, एक ग्रीन कॉरिडोर हो, मतलब बाघा बॉर्डर से लेके ईरान तक जो ओल्ड ग्रांड तक रोड है, पेशावर होते हुए दर्रा खैबर होते हुए वो भारत को दे दिया जाए। और पाकिस्तान जैसे अंग्रेज के समय था, जो लॉर्ड कर्जन की नीति थी, पाकिस्तान का किसी भी विदेशी ताकत से कोई संबंध नहीं रहेगा। जैसे भूटान का विदेश नीति भारत तय करता है, इस संधि के आधार पे पाकिस्तान रहे बस। जी।
जब तक जी। ये आप अचीव नहीं कर, बांग्लादेश को देखिए ना कितना अंग्रेजी पाद रहा है, जबकि उसको भारत तुरंत सीधा कर सकता है, लेकिन वह पेट बिल्कुल। में एक अल्सर की तरह हो गया है। और सरदार पटेल ने एक बार कहा था हैदराबाद के बारे में, दिस इज अल्सर इन इंडिया स्टोमक, एज सुन एज आई विल रिमूव इट दैट मच बेटर। पहले तो बांग्लादेश को सीधा करना चाहिए। चटगांव हिल ट्रैक से 1 करोड़ चकमा लोगों को भगा दिया मार मार के, बुद्धिस्ट को, और सारे अरुणाचल और असम में घुसे हैं, और आज वो एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के नौकरी ले रहे हैं। पहले तो सीधा त्रिपुरा से एक रास्ता सीधा करना चाहिए चटगांव की तरफ से, और छीन लेना चाहिए जहां पर बांग्लादेश ने जेनोसाइड किया है। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, और भारत के पास 3 ऑप्शन है। मैं जो कंक्लूड कर रहा हूं तुरंत, ये तो मैंने लंबी प्रक्रिया बता दिया, लेकिन मोदी जी का आप जानते हो चुप रहने वाला नहीं है। जैसे उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, बालाकोट हुआ, भारत के पास 3 ऑप्शन है। पहला, भारत के हाथ में सारे बलूचिस्तान के जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे हैं, वहां पर मोदी जी का बड़ा प्रभाव, तो वो चाहे तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा विप्लव करा सकते हैं। कराची, बलूचिस्तान, पेशावर, मरी, लाहौर में एक इशारे पे आग लगवा सकते हैं। पहला ऑप्शन वो ये चला सकते हैं। दूसरा, योगी आदित्यनाथ वाला बुलडोजर चलाए कि जो देश के अंदर देशद्रोही है, पुंछ की आबादी है जिसमें 90% मुस्लिम पॉपुलेशन है, बॉर्डर से सटा हुआ, सबसे ज्यादा विदेशियों के संरक्षक वही है। कश्मीर में जो 5-10 उसके सिंपैथाइजर है, इन पर जो बाबा योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर चलता है, बुलडोजर क्या हो आप जानते ही हैं, एक कार्रवाई करें, उससे भी सशक्त कार्रवाई होगा जो पाकिस्तान आतंकवादी को भारत में भेजता है। जनरली वो जो लोग आते हैं वो बलात्कार के केस में, डकैती के केस में, हत्या के केस में वहां के जेलों में बंद लोग होते हैं, तो उनको भारत में भेजता है कि लोगों को मार काट के आओ, बच के आ जाओगे तो जेल से छोड़ देंगे। ऐसे लोगों को पाकिस्तान में भी उनके घर को नेस्ता नाबूद भारत करे। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसके लिए रॉ करे, रॉ किस लिए खीर पूरी खाता है। चौथा, मुझे लग रहा है अमित शाह जो होम मिनिस्टर है उन पर लोड बहुत ज्यादा है, वो अभी माओइस्ट के अगेंस्ट लड़ाई में बिजी है। आप देख ही रहे हैं वो दंडकारण्य को राक्षसों से शून्य करने में लगे हुए हैं। दूसरा, वो पार्टी भी चलाते हैं, मोदी साहब नहीं रहते तो सरकार भी चलाते हैं। वो लग रहा है कश्मीर पे ध्यान ठीक से नहीं दे पा रहे। मणिपुर का भी प्रॉब्लम है, तो बेटर है कश्मीर या गृह मंत्रालय फिर से राजनाथ सिंह साहब को दे दिया जाए और अमित शाह रक्षा मंत्री बन जाए, क्योंकि उन पर लोड बहुत ज्यादा है, क्योंकि सीधा इंटेलिजेंस फेल्योर है। ये जो 3 टेररिस्ट थे वो 1 साल पहले से पुंछ में घुसे हुए थे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े खबर पर सर से हम चर्चा कर रहे थे और ये जानकारी ले रहे थे कि भाई क्या पहल करनी चाहिए भारत को, क्योंकि जो जल संधि हुई है उस संधि को जो निरस्त किया गया है वहां पर डैम बनने में अभी समय लगेगा और तुरंत कुछ नहीं होगा, तुरंत नहीं हो सकता है। तो भाई भारत के पास ऑप्शन क्या है? इधर पाकिस्तान लगातार धमकियां दे रहा है, परमाणु बम गिराने की भी धमकी दे रहा है। ऐसे में सर ने बताया कि 5 ऑप्शन कौन कौन से हैं जो बेहद जरूरी हैं इस वक्त नरेंद्र मोदी के पास पाकिस्तान से भिड़ने के लिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, इस चर्चा में एक और बात कर रहा हूँ, बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था जिसमें आपने सुना होगा दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन ने कराया था, जिसमें टाइगर मेमन के भाई याकूब मेमन को फांसी हुआ था। उस बॉम्बे ब्लास्ट के बाद जो लोग देश के लोग उसमें इन्वॉल्व थे, बॉम्बे पुलिस कमिश्नर बाद में बने राकेश मारिया, उन्होंने उनका ऐसा इलाज किया था, जो लोग इन्वॉल्व थे देश वाले लोग, जिसमें उनकी फैमिली, उनके बाल बच्चे, उनके रिलेटिव, ऐसा इलाज किया था राकेश मारिया साहब ने, जो आज के दिन पाकिस्तान के आईएसआई को बॉम्बे में एक आदमी नहीं मिलता है। तो एक ऑप्शन वो भी है राकेश मारिया वाला, अंदर के गद्दारों का वो इलाज हो और बाहर के इलाज ज्यादा जरूरी है। सांप के बिल में मारना जरूरी है, नहीं तो कश्मीर में माहौल बिगड़ जाएगा। साधारण आदमी फिर क्या करेगा? आप ही के आसपास अगर डकैत रहता है, पुलिस नहीं पकड़ेगी तो आप तो ज्यादा देर नहीं लड़ सकते।
तो कश्मीर के लोग तो मजबूर हो जाते हैं आतंकवादियों का साथ देने। उनकी रक्षा करना राष्ट्र का कर्तव्य है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। चर्चाएं लगातार हम सर से जुड़ के करते रहेंगे। आप भी अपनी राय रखिए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से, अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए जा रहे हैं दर्शकों, आप उस पर मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप का लिंक जाएगा, आप उस ग्रुप में जुड़िए। आप भी अपनी बात आप वहां पर रख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।